सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के इकाई कक्षा 7 इकाई 16 प्रकाश के बारे में। भाग 1 में हम प्रकाश के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें हम यह चर्चा कर चुके हैं कि प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पहला समांतर किरणपुंज, दूसरा अभिसारी किरणपुंज और तीसरा अपसारी किरणपुंज। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला था। हमने यह देखा था कि प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से जब टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन किसी चमकदार सतह पर ही होता है और यदि चमकदार सतह नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु के आधार पर प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं दिखाती हैं। पहला, वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरा, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन होता है। तीसरा, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन होता है। अधिकांश वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का कम परावर्तन करती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। जो वस्तुएं प्रकाश का अधिक परावर्तन करती हैं उसे चमकदार सतह कहते हैं। पालिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पालिश रहित सतह वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं 3 प्रकार के गुणों को दिखाती हैं। प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसमें परावर्तक तल किस तरह का है यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होगा। यदि हम देखें तो जो परावर्तक तल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला चिकने परावर्तक तल और दूसरा खुरदुरे परावर्तक तल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चमकदार सतह से प्रकाश की किरणें अधिक परावर्तित होती हैं, जबकि खुरदुरे सतह से प्रकाश की किरणें कम परावर्तित होती हैं। इस प्रकार चिकने परावर्तक तल और खुरदुरे परावर्तक तल 2 प्रकार के परावर्तक तल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि समतल चिकने तल से होने वाला जो परावर्तन होता है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, जबकि खुरदुरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्योंकि जो खुरदुरी सतह वाली जो सतह होती है, खुरदुरी वस्तुओं से प्रकाश का सभी दिशाओं में परावर्तन होता है। अतः कमरे में स्थित कुर्सी, मेज आदि कमरे के सभी भागों से देखी जा सकती है, जबकि जो चिकना परावर्तक तल होता है उससे होने वाला परिवर्तन जो होता है नियमित परिवर्तन कहलाता है, जबकि खुरदुरे तल से होने वाला जो परिवर्तन होता है वो परावर्तन जो होता है वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार तल के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अब हम ऐसे कई हमारे परावर्तक तल होते हैं जो संसार में पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके वस्तु के पड़ने के बाद जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह बिखर जाती हैं।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि खुरदुरे तल से होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश के किरणों का एक अन्य गुण है। इसी तरह से आगे हम यह जानेंगे कि समतल दर्पण तथा उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। उससे पहले हम समतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, हम जैसा जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी समांगी माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ चाहे वह समतल दर्पण हो या अन्य हो, जब टकराती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जो होती है वह जब चमकदार सतह से टकराने के बाद पुनः उस पृष्ठ से टकरा कर दूसरे दिशा में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। बिंदु जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण जब दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कोई बिंदु का नाम देते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे हम कोई बिंदु उसे O कह सकते हैं। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच परावर्तक सतह पर सीधे यदि हम कोई रेखा खींच दें तो वह जो रेखा होती है, रेखाखंड जो होती है, वह अभिलंब होता है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह आपतन कोण कहलाता है, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह परावर्तन कोण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु या चांदी की धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। रजत धातु प्रकाश ऊर्जा का सबसे उत्तम परावर्तक है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित कर देता है, किंतु रजत धातु की सतह आसानी से खुरच जाती है और शीघ्र खुरदुरी हो जाती है। इसलिए रजत परत को संरक्षित रखने के लिए इस पर पेंट की कोटिंग हम कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा समतल दर्पण बनता है। यदि हम रजत धातु की परत नहीं चढ़ाएंगे तो वह उत्तम परावर्तक तल नहीं बनेगा। उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, जिससे कोई भी कांच का कोई भी सतह पूरी तरह से कह सकते हैं कि चमकदार हो सकता है। तो आदर्श दर्पण की भी एक कामना की जाती है कि आदर्श दर्पण आखिर क्या हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि आदर्श दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तित कर देती है, अर्थात उस चमकदार सतह पर कोई अवशोषण नहीं होता। अब प्रकाश के परावर्तन का हम एक क्रियाकलाप करते हैं। पहले एक ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, फिर सफ़ेद कागज़ लेते हैं, समतल दर्पण पट्टिका लेते हैं, स्टैंड लेते हैं और कुछ पेपर पिन लेते हैं। उसके बाद पिनों की सहायता से हम कागज़ के बोर्ड को व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद हम कागज़ पर एक सरल रेखा हम AB खींचते हैं। जब रेखा AB खींच लेते हैं तो उसके सामने हम समतल दर्पण को रखते हैं। जब हम समतल दर्पण को रख लेंगे तो सरल रेखा, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद हम क्या करते हैं कि उसे हम पिन द्वारा व्यवस्थित करने के बाद हम उस पर चाँदे की सहायता से एक एंगल का हम बिंदु बना लेते हैं जो अभिलंब होता है सीधे, जिसे हम अभिलंब डैश डैश डॉट से खींच लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका भी एक नाम दे देते हैं। उसके बाद हम उस पर चित्र के अनुसार
उस पर आपतित किरण खींचते हैं। आपतित किरण खींचने के बाद वो भी हम चांदे की सहायता से ही खींच सकते हैं, जिससे हमको पता लगे कि हमारा आपतन कोण कितना है। उसके बाद आपतित किरण की एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद अर्थात रेखाखंड खींचने के बाद उसमें हम आपतन कोण का कितना कोण है उसको हम लिख देते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि वहाँ पर परावर्तक सतह या हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण वहाँ पे रख देते हैं। उस समतल दर्पण पर हम एक रखने के बाद हम क्या करते हैं कि आपतित किरण जो होता है उस पर हम 2 पिन लगा देते हैं। 2 पिन लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ध्यान यह रखेंगे कि समतल दर्पण को बिल्कुल सीधा रखें और सीधा रखने के बाद जो आपतित किरण हमने खींची है उस पर हम 2 पिन लगा देते हैं, जो बिल्कुल उस आपतित किरण पर ही पिन हो और पिन दोनों सीधी हो, बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो। उसके बाद आँख को अभिलंब के दूसरी ओर लाकर दर्पण में पिनों के प्रतिबिंब को हम देखते हैं। देखने के बाद जब दर्पण में दिखाई देने वाले दोनों प्रतिबिंबों के जो पिन के प्रतिबिंब होते हैं वे उनके सीध में हम दूसरे पिन P3 और P4 लगा सकते हैं। हम ऐसे लगाते हैं कि चारों पिन जो हैं बिल्कुल एक सीध में दिखाई पड़े। अब पिन P3 और P4 को निकाल कर एक छोटा वृत्त या बिंदु बना देते हैं। उसके बाद पटरी की सहायता से मिलाते हुए हम रेखा खींच लेते हैं। जहाँ जहाँ हम पिन लगाते हैं वहाँ पर P1, P2, P3, P4 हम लिख सकते हैं। अब चाँद की सहायता से हम क्या करते हैं कि उसकी सहायता से हम जहाँ जहाँ हमने पिन लगाया है प्रतिबिंब को देखकर वहाँ एक रेखाखंड खींचते हैं। जब हम रेखाखंड खींच लेंगे तो जो होता है वह चाँदे की सहायता से हम दोनों को नापते हैं। तो देखते हैं कि जैसे हम पिन हटाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेखाखंड खींच लेंगे। जब रेखाखंड खींच लेंगे तो खींचने के बाद उसके बाद हम दोनों कोणों को नापते हैं। तो क्या देखते हैं कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों चूंकि एक ही तल में है जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं, वह बिंदु यन भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। बाद में हम जब दोनों कोणों को नापते हैं तो देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह परावर्तन कोण कहलाता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रयोग को हम भिन्न भिन्न कोणों के लिए दोहराएंगे, पाएंगे सबका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में